नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB DEO 27 मार्च 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। हम जितने भी क्वेश्चन है यानी 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? इमीडिएट पेरेंट्स, अनरियलिज्म, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, एस्पिरेशंस बियॉन्ड रीच। माता पिता की नकल करना, अवास्तविकता, भावनात्मक अस्थिरता या पहुंच से परे आकांक्षाएं। एडोलेसेंस का बच्चा माता पिता की नकल नहीं करता है, वह तो माता पिता का विद्रोही हो जाता है। अवास्तविकता में जीता है, यानी जो चीज रियलिटी में नहीं है उनके बारे में सोचता है। इमोशनल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और वो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं अपने अंदर अपनी आकांक्षाएं बना लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज द लेटेंसी स्टेज। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीवन की बाल अवस्था को विलंब अवस्था कहा जाता है? तो विलंब अवस्था किसने कहा या लेटेंसी स्टेज वाली थ्योरी किसने दी? लेटेंसी स्टेज वाली थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। सिगमंड फ्राइड ने इस प्रकार से 5 स्टेजेस दी हैं। और मैं आपसे कह सकता हूं कि जब आप ये वाले क्वेश्चन देखोगे तो मुझे ये मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ या अपने अंदाजे से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी शिफ्ट वाले बच्चे लेकर गए होंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस एक एग्जाम में आना चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस इस वाले शिफ्ट में आए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई में क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेंसे वाले। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा हमारा दिमाग खपाने वाले क्वेश्चन थे। तो ये सिगमंड फ्राइड ने अपनी स्टेजेस दी हैं, ओरल, अनल, फेलिक, लेटेंट एंड जेनेटियल। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या वीडियो रोक के पढ़ लेना। और डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, ये सब तो आपको पहले से ही रटा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? फैमिली एजेंट होता है, स्कूल बिल्डिंग नहीं होता, पीयर ग्रुप सोशलाइजेशन के अंदर आएगा, मास मीडिया ये भी आपके सामाजिकरण का के अंदर आता है। तो परिवार, सहकर्मी समूह, मास मीडिया ये आपके सामाजिकरण के एजेंट हैं, स्कूल का भवन नहीं है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के भावनात्मक क्षेत्र की शुरुआत की है? थोड़ी सी खांसी है तो माफी चाहूंगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। बेंजामिन ब्लूम, सिम्पसन, क्रेथवॉल या स्पेंसर। देखिए अफेक्टिव डोमेन की बात किसने कही थी या अफेक्टिव डोमेन को इंट्रोड्यूस किसने करा था? तो अफेक्टिव डोमेन को इंट्रोड्यूस करा था आपके क्रेथवॉल ने। अब हमने बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है, जिसमें अफेक्टिव डोमेन भी आता है, कॉग्निटिव डोमेन आता है, साइकोमोटर डोमेन आता है। तो उस हिसाब से हम बेंजामिन ब्लूम टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रेथवॉल क्यों टिक कर हमने? तो इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। द अफेक्टिव डोमेन इज द डोमेन आइडेंटिफाइड ब्लूम्स कलीग डेविड क्रेथवॉल। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है इसको किसने आइडेंटिफाई करा था? ब्लूम्स के ही एक कलीग थे। कौन थे? डेविड क्रोथवॉल। डेविड क्रोथवॉल ने अफेक्टिव डोमेन्स को आइडेंटिफाई करा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये के कॉग्निटिव डोमेन के ये लेवल दे रखे हैं, यानी आप अच्छे से एक बार देख लेना कि किसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये जस्ट रिवीजन के लिए लगा रखे हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप में से किसने नहीं पढ़ी होगी? भाई जो डीएसएसबी की तैयारी करके यहाँ तक पहुंचा है, सीटेट के टाइम पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सब लोग पढ़ते हैं। आप लोग ने भी पढ़ रखा हुआ। इससे आपको एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा कि यार हाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, किस तरह से सीरीज चलती है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं ना क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन बिगन्स इन विच स्टेज। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अतरंगता बनाम अलगाव किस अवस्था में शुरू होता है? तो बताइएगा अतरंगता बनाम अलगाव कब आएगा? मैच्योरिटी, लेटर चाइल्डहुड, मिडिल एडल्टहुड या फिर यंग एडल्टहुड? तो ये आपका आ जाता है यंग एडल्टहुड में, युवा वयस्क अवस्था, यानी जब व्यक्ति एडोलेसेंस को पार करता है
और एडल्टहुड में आता है, यानी 18 से 19 के बाद वाली जो अवस्था होती है वो, ये है आपका यंग अडल्टहुड। 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होता है। इसमें इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज आ जाती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एज पर एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज इंडिविजुअल टेक इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स वर्क एंड फैमिली। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण कदम उठाता है और काम और परिवार के प्रति जिम्मेदार बनता है? बताइएगा, व्यक्ति काम और परिवार के प्रति जिम्मेदार किस अवस्था में बनेगा? तो व्यक्ति काम और परिवार के प्रति जिम्मेदार बनता है मिडिल एडल्टहुड में। ये आपकी 40 से 60-65 के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है, ये होता है आपका मिडिल एडल्टहुड। 40 से लेकर 60-65 वाली जो अवस्था होती है, इसमें ही वो केयर करना सीखता है। इसी में या तो बहुत कुछ उत्पाद करेगा या जनरेट करेगा, बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ करके करेगा, अपने परिवार को चलाने के लिए या खुद के लिए तो चीज़ें बनाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज एजिंग एडल्टहुड। निम्नलिखित में से किस आयु को वयस्कता के रूप में परिभाषित किया गया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया है भाई, 21 से 35, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है बिलो 55, बिलो 46, बिलो 60, तो हम किसको टिक करें भाई इनमें से? बिलो 55 के अंदर बिलो 46 भी जाएगा, बिलो 46 के अंदर तो बिलो 46 मतलब 46 से नीचे की जितनी भी उम्र है वो सारी आ गई। तो इसके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ है। हालांकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इन्होंने दिया होगा, या ऑप्शन नंबर डी, शायद डी दिया था, एबव 60 ईयर्स, ऐसा कुछ करके एजिंग एडल्टहुड। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। एजिंग मतलब ऐसा एडल्टहुड जिसमें एज हो गई हो। एडल्टहुड जो चलता है वो लगभग 60 से 65 वर्ष तक चलता है, 65 वर्ष तक एडल्टहुड रहेगा। तो एजिंग एडल्टहुड कौन सा रहेगा आपका? 60 साल से ऊपर। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने समझा कि यहाँ बिलो 60 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तो एबव 60 ईयर से लिखा हुआ है, 60 वर्ष से अधिक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजिंग एडल्टहुड जो रहेगा वो आपका एबव 60 ईयर्स रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ दीज इज द प्राइमरी एंड प्रोक्सीमेट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक और निकटतम स्रोत है? बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले किसके माध्यम से होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर टिक कर आप लोगों ने, फैमिली के माध्यम से होता है, परिवार के माध्यम से होता है। तो प्रथम सामाजिकरण क्या रहेगा? बच्चे का परिवार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन मार्क द ओड वन रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस। संज्ञान के अनुसार मानसिक प्रक्रिया से संबंधित विषम को चिन्हित करना है, जो ओड है उसको हमें मार्क करना है। नोइंग हमारे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, जानना या फिर हम इसको बोल देते हैं ज्ञान। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी हमारे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, समस्या समाधान। डे ड्रीमिंग सपने देखना, ठीक है कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। जजिंग निर्णय लेना या न्याय करना, ये भी हमारे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये हमारे कॉग्निशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारे दिन में सपने देखना तो एक तरह से पागलपन कह सकते हैं, बाकी हमारी इमेजिनेशन से इसका जुड़ाव काफी हद तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इज नोन एज। प्रारंभिक बाल अवस्था को निम्न नामों से भी जाना जाता है। मेच्योरिटी एज, लेटर एज, टो एज, प्री इन्फेंसी स्टेज। परिपक्वता आयु, बाद की आयु, खिलौना आयु या पूर्व शैशव अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था है जो लगभग 2 से 4 वर्ष तक रहती है, इसको खिलौना आयु कहते हैं, टो एज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस इन। बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण निम्न में होता है, फ्रेंड्स में, नाइबर्स में, फैमिली में या स्कूल में। मित्र, पड़ोस, परिवार या स्कूल। तो प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे का परिवार में यानी कि फैमिली में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बने हैं, इन्हें कहते हैं कि यार ये हैं आपके बाल विकास के क्वेश्चन। नहीं तो डीएसएससी में हर शिफ्ट में अतरंगी से क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर लग रहा है कि जो हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू, सामाजिकरण निम्न में से संबंधित है। रोट लर्निंग, टेक्स्ट बुक्स, कल्चर एंड सोसाइटी, स्कोरिंग
इनफॉर्मेटिव असेसमेंट। सोशलाइजेशन किससे जुड़ा हुआ रहेगा? आपके कल्चर एंड सोसाइटी से जुड़ा हुआ रहेगा, संस्कृति और समाज से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्मृति और कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयुक्त है? हमें बताना है कि मेमोरी एंड इमेजिनेशन किस स्टेज में चलती है। तो ये जो चलती है वो सबसे ज़्यादा चलती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परिचालन अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। देख लीजिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है एंड इमेजिनेशन आ जाती है। इमेजिनेशन एंड मेमोरी जो भी आएगा वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इनटू द 3H गिवन बाय महात्मा गांधी इन बेसिक एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा में दिए गए 3H के अंतर्गत नहीं आता है? महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक एजुकेशन के अंदर 3H दिए हैं, जिसमें एक का मतलब होता है हार्ट, एक का मतलब होता है हेड और एक का मतलब होता है हैंड। हार्ट, हेड एंड हैंड को कनेक्ट करने वाले बच्चों से काम कराना चाहिए या इस प्रकार की एक्टिविटी बच्चों से कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। होलिस्टिक उसमें नहीं दिया, इनको मिला लेंगे तो होलिस्टिक हो ही जाएगा, बट 3H के अंदर होलिस्टिक नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग विच स्टेज डज द चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड इमिटेट देम। देखो, जो इमिटेशन होता है, इमिटेशन भी प्री जो पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहीं पर आता है। इस अवस्था में बच्चा परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनकी नकल करना सीखता है। तो पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो आपके चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे होते हैं, बचपन की अवस्था के बच्चे होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बचपन अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनकी नकल करना सीखता है। जन्म पूर्व में तो करेगा ही नहीं, वयस्क अवस्था में भी नहीं करेगा, शेष अवस्था में तो वो समझता है कि कौन अपना है कौन पराया है, जो उसके लिए उसे बस खाना पीना चाहिए शेष अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16। हु डिवाइडेड द साइकोमोटर डोमेन इनटू 7 लेवल्स। साइकोमोटर डोमेन को 7 स्तरों में किसने नापा था? तो 7 स्तर दिए थे साइकोमोटर डोमेन के सिम्पसन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये 7 स्तर कौन कौन से थे, इन स्तर की बात कर लेते हैं। लोएस्ट टू हाईएस्ट ये आपका स्तर जाते थे। सबसे पहले आता, सबसे नीचे वाला स्तर है परसेप्शन, फिर उस परसेप्शन के सेट बनते हैं, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, उसके बाद मैकेनिज्म, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, फिर एडेप्टेशन और लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति खुद ही ऑर्गेनाइज कर सकता है कि उसे कौन काम किस प्रकार से करना है, यानी हाथ पैरों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके काम करना है, कूदना है, हाथ पैर कैसे चलना चाहिए, किसी ड्राइंग पेंटिंग करना है तो वहाँ पे आपके हाथ या उंगली किस तरह से चलना चाहिए। तो ये साइकोमोटर डोमेन के 7 स्टेप्स दिए थे सिम्पसन के द्वारा। इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना और दिमाग में बैठा लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। द चाइल्ड फुली डेवलप हिज फाइन मोटर स्किल एट विच स्टेज। बच्चा किस अवस्था में अपने सूक्ष्म मोटर कौशल का पूर्ण विकास कर लेता है? सूक्ष्म मोटर कौशल का पूर्ण विकास का मतलब उसे पता है कि हाथ से अगर आपको ग्लास पकड़ना है तो हाथ का कितना भाग प्रयोग करना है, चम्मच पकड़ना है तो उसे कैसे पकड़ना है, पेन पकड़ना है तो उसे कैसे पकड़ना है। तो ये सब कुछ बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कर लेगा, प्रारंभिक बचपन। देखो, शेष अवस्था बहुत छोटी अवस्था हो गई, किशोर अवस्था बहुत बड़ी अवस्था हो गई, किशोर अवस्था तक तो बहुत कुछ कर लेगा और नवजात तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ये सब करने में सक्षम होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक वर्च्यू इन ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। फिर से एरिक्सन से क्वेश्चन आ गया। इन एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में स्वायत्ता बनाम शर्म में निम्नलिखित में से कौन सा मूल गुण है? तो एरिक्सन की ये वाली जो थ्योरी थी स्वायत्ता बनाम शर्म, इसमें इस अवस्था में जब बच्चे हैं तब हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चा अपना काम खुद से करना सीखे। अगर आप उनको उनका काम खुद से करने के लिए मदद करोगे या उनको सीखने में हेल्प करोगे तो उनके अंदर एक इच्छा शक्ति विकसित होगी कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है।
अगर इस स्टेज में, ये वाली अवस्था में अगर बच्चा डर जाता है किसी काम को करने से, तो जिंदगी भर उसके अंदर सेम आ जाती है, यानी शर्म आ जाती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति नहीं आएगा, यहाँ पे संज्ञान आएगा, आपके संज्ञान का घटक नहीं है। रियलिज्म, थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। देखो, थॉट आपके संज्ञान के घटक होते हैं, भाषा आपके संज्ञान की घटक होती है, और जो स्मृति है वह भी आपके संज्ञान के घटक के अंदर आती है। रियलिज्म आपके संज्ञान का घटक नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नोट पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट्स। निम्नलिखित में से किशोरों का आयु वर्ग कौन सा है। किशोर जो होते हैं आपके लगभग 12-13 से लेकर 18-19 तक के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी टीनेजर्स हैं उन्हें आप एडोलेसेंट्स में मान सकते हो। तो 12 to 18 ईयर्स के जो बच्चे रहेंगे वो किशोर अवस्था में रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो पाठ्यक्रम शब्द है वह किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा, बेहतर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द दीज इज नॉट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का दृष्टिकोण नहीं है। सिस्टम अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, अनरियलिज्म अप्रोच। अवास्तविकता की बात तो हम नहीं करेंगे। प्रणाली होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, अवास्तविक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल एक्सेप्ट। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय किसके अलावा। एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना है, बिल्कुल महिलाओं को सशक्त बनाना है। रिड्यूस पावर एंड रिस्पेक्ट ऑफ मैन, महिलाओं को सशक्त बनाना है लेकिन पुरुषों की शक्ति को कम नहीं करना। मोर डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेशन, ये भी ठीक है। प्रतिनिधित्व में अधिक विविधता लाना, इसमें महिला भी भाग लेगी, पुरुष भी भाग लेंगे तो विविधता आ ही जाएगी। टेक अ स्टेप टूवर्ड्स मोर इक्वल सोसाइटी, ये भी ठीक है। अधिक समान समाज की ओर कदम बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा। महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों की शक्ति को कम करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड्स। सामाजिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, क्या शामिल है। जेंडर स्टीरियोटाइप, इंटरेक्शंस, मेंटल एबिलिटी या स्पिरिचुअल एबिलिटी। लिंग रूढ़िवादिता, बातचीत, मानसिक क्षमता या आध्यात्मिक क्षमता। देखो, सोशलाइजेशन में होता है भाई एक दूसरे से कम्युनिकेशन, यानी बातचीत होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चे का जितना अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन होगा उतना ही अच्छा सोशलाइजेशन होगा। तो सोशलाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा इंटरेक्शन। मेंटल एबिलिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। स्पिरिचुअल एबिलिटी अच्छी है, अच्छी बात है। जेंडर स्टीरियोटाइप तो कर ही नहीं पाएगा, बट इंटरेक्शन अति आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी प्रिवेल्स इन डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई प्रबल होती है। तो डिसलेक्सिया में सबसे ज्यादा समस्या आती है पढ़ने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग डिफिकल्टी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम द एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एज पर द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज गिवन लेस इंपोर्टेंस। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस डोमेन को कम महत्व दिया जाता था। अफेक्टिव, होलिस्टिक, कॉग्निटिव या साइकोमोटर। भावात्मक, समग्र, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक। देखो, हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था
उसमें संज्ञानात्मक डोमेन पर तो जोड़ दिया जाता था कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता था, बच्चे अपने स्मृति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर प्रश्नों को लिखते थे और कुछ प्रश्न ऐसे ही बना दिए जाते थे जिसमें हमें विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता होती थी। साइकोमोटर डोमेन भी आता था जिसके अंदर खेल कूद को शामिल किया जाता था, लेकिन भावात्मक डोमेन को बिल्कुल भी छोड़ दिया था। बच्चे के भावों को बिल्कुल नकारा जाता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसको कम महत्व दिया था, तो अफेक्टिव डोमेन को सबसे कम महत्व दिया जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ डिड बुद्धिस्ट अटेन निवारणा। निम्नलिखित में से किस मार्ग से बौद्धों ने निवारण प्राप्त किया था। बौद्धों ने निवारण प्राप्त किया था 8 फोल्ड पाथ के माध्यम से, 8 गुणा मार्ग। तो ये 8 गुणा मार्ग कौन से थे, हम उन 8 गुणा मार्ग देख लेते हैं। 8 स्टेप्स होती थी। पहला राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है फिर राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 पद हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम द स्टूडेंट हैड टू फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल टू गेट एडमिशन इन हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुष्ठान का पालन करना पड़ता था। टोल रिचुअल, निवारणा रिचुअल, उपसंपदा रिचुअल या पवजा रिचुअल। तो इसके लिए इन्हें उपसंपदा रिचुअल यानी उपसंपदा अनुष्ठान का पालन करना होता था, तभी उच्च स्तर की शिक्षा में इन्हें प्रवेश मिलता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, गर्ल्स मस्ट बी मोर पोलाइट देन बॉयज, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। लड़कियों को लड़कों से ज्यादा विनम्र होना चाहिए, ये कथन क्या दर्शाता है। ये कथन दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक रूढ़िबद्धता। लड़के रोते नहीं, ये स्टेटमेंट भी यही दर्शाता है कि यह एक जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिल्डा टावा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्डा टावा ने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल दिया। इस मॉडल को किस नाम से जाने लगा। इस मॉडल को ग्रास रूट अप्रोच के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जमीनी स्तर का दृष्टिकोण। मॉडल क्या था, तो आप मॉडल को देख लेते हैं। इस तरह से मॉडल था। Hilda Tava is a developer of this model of learning. Tava believed that there is a defined logical and sequential order in creating a curriculum. Curriculum में एक logical and sequential order होना चाहिए. She promoted the down top model और grass root approach. Down top model भी कहते थे इसको, grass root approach भी कह सकते थे। इसके अंदर इन्होंने कुछ 7 स्टेप्स बताए। कौन कौन से 7 स्टेप्स थे। सबसे पहला आता है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, बच्चा जो है उसकी आवश्यकताओं को डायग्नोज करो। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करो। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, उन उद्देश्यों के आधार पर जो विषय वस्तु है उसका चुनाव करो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट को बच्चे के अनुसार ऑर्गेनाइज करो कि आपको किस तरह से सिखाओगे। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभवों को सिलेक्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, अधिगम क्रियाओं को ऑर्गेनाइज करना या इनका संगठन करना। और लास्ट में इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना। ये 7 स्टेप्स थे, इनको आप सीरीज में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर वर्ड से हुई थी। इस वर्ड से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। स्पेशल नीड टीचर्स, रिसोर्स फ्रॉम रूम अवेलेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम, एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स, सभी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा। तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सभी को शामिल करने की बात करते हैं हम। इंक्लूजन मतलब सभी को शामिल, विशेष आवश्यकता वाला हो या फिर हमारा नॉर्मल बच्चा हो या गिफ्टेड हो, सभी को शामिल करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर। अगला है 35, अकॉर्डिंग टू राल्फ टायलर मॉडल विच ऑफ दीज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। टायलर मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
पर्पस ऑफ द स्कूल, स्कूल का उद्देश्य, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, शैक्षिक अनुभव, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, इवेल्युएशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, अनुभव का मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा पाठ्यक्रम विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है राल्फ टाइलर के अनुसार। तो फिर चौथी कौन सी चीज थी? चलो तो राल्फ टाइलर का हम पूरा सिद्धांत देख लेते हैं, क्या था सिद्धांत। Ralph Tyler model of curriculum development is a linear model that consists of 4 steps for designing a curriculum. करिकुलम डिजाइन करने के लिए इन्होंने 4 स्टेप दिए। पहला डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लास्ट में आएगा आपका इवेल्युएट। तो इस तरह से 4 स्टेप इन्होंने दे रखे थे। तो इसका राइट आंसर फिर हमारा कौन सा हो गया था? ऑप्शन नंबर सी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following term is used for those having a trouble in writing? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें लिखने में परेशानी होती है? तो लिखने में परेशानी किसे होती है? डिस्ग्राफिया वाले को होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डिसकैलकुलिया वाले को मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, गणित पढ़ने में समस्या आएगी। अफेजिया लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर है, भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने या समझने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या है, पढ़ नहीं पाता तो उल्टे सीधे शब्द दिखते हैं तो उल्टे सीधे शब्द ही लिखता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम अचीवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है? टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्स, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा होना, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, को करिकुलर एक्टिविटीज ओनली, केवल से पाठ्यचर्या गतिविधियां, पॉपुलैरिटी ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की लोकप्रियता। देखो कोर्स को समय पे पूरा करना ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज ओनली ये भी गलत, सही नहीं है। करिकुलम का पॉपुलर होना ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज कंसीडर्ड एज? वैदिक पीरियड में एजुकेशन को कहा जाता था सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 39, यूजुअली मेंबर्स इन द पीयर ग्रुप आर ऑफ? आमतौर पर सहकर्मी समूह में सदस्य होते हैं। पीयर ग्रुप्स में किस प्रकार के सदस्य होते हैं? तो हमने देखा है कि पीयर ग्रुप्स में ज्यादातर सेम एज यानी समान आयु के सदस्य होते हैं। 40, the disability related to spoken language and communication skills where child face problem in communication is known as? जब बच्चे को बोलने जाने वाली भाषा और संचार कौशल से संबंधित विकलांगता, जहाँ बच्चे को संसार में समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? बोलने में समस्या हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है द फर्स्ट लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट फॉर मैनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड नेटवर्क बाज? इस प्रणाली को क्या कहा गया था? इस प्रणाली को कहा गया था NASFNET, NSF नेट। NSF नेट है ये। NSF नेट क्या है इसे हम देख लेंगे। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इस नेटवर्क के माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स एरिया थे वहां पर भी स्वतंत्र रूप से नेटवर्क को बिछाया गया ताकि उसको स्वतंत्र रूप से ऑपरेट किया जा सके। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एप्रोप्रिएट टू टीच इंग्लिश बाय फिजिकल एक्टिविटीज? शारीरिक गतिविधियों द्वारा अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? शारीरिक गतिविधियों के द्वारा टोटल फिजिकल मेथड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड ही उपयुक्त रहेगा। और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड किसने दिया है? हम पुराने पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। जेम्स आसर के द्वारा TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड दिया गया था, या इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले बताया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यूमेरेसी स्किल अमॉन्ग प्राइमरी चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सी
प्राथमिक बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकसित करने की आदर्श तकनीक नहीं है। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग से संख्यात्मक कौशल विकसित होगा, बिल्कुल होगा। सॉर्टिंग से भी होगा, क्लासिफिकेशन से भी होगा। रोट लर्निंग से नहीं होगा। रोट लर्निंग को तो हम वैसे ही नकारते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द वे बाय विच स्टूडेंट हु आर विजुअल लर्नर, विजुअल लर्नर कौन से होते हैं? ऐसे लर्नर जो देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कैन इजिली अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, ये मैथ्स को किस प्रकार जल्दी समझ सकते हैं? नॉलेज के द्वारा, रिमेम्बरिंग से, टेक्स्ट बुक से, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से? ये चित्रात्मक प्रस्तुति से जल्दी समझेंगे। जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो देखकर जल्दी समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लैंग्वेज इज एबिलिटी टू, भाषा की क्षमता है, किस चीज की क्षमता है? जो हमारी लैंग्वेज है वह किस चीज की क्षमता है? कम्युनिकेट करने की यानी संवाद करने की, डिक्टेट हुक्म चलाने की, कंप्लीशन ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम पूरा करना, या टीच यानी सिखाने की? तो भाषा कम्युनिकेशन का एक टूल है या एबिलिटी है। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सबसे कठिन कौशल कौन सा है? भाषा विकास का सबसे कठिन कौशल माना जाता है राइटिंग को, लिखना, क्योंकि लिखने के लिए आपको भाषा पढ़ना भी आना चाहिए और भाषा समझना भी आना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और आपको अक्षर बनाना भी आना चाहिए, ऐसे छोटा आ ऐसे। आपने देखा होगा भाई, जो 3 से 4 साल का बच्चा है वो भाषा को अच्छी तरीके से बोल लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन लिख नहीं पाता। लिखना सबसे बाद में डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द बेस्ट स्कूल कल्चर विल नॉट बी ड्राइवन बाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल संस्कृति निम्नलिखित में से संचालित नहीं होगी। कम्युनिटी के माध्यम से होगी, पेरेंट्स के माध्यम से होगी और स्टाफ के माध्यम से भी होगी। हाई फी से नहीं होगी। उच्च शुल्क लेकर आप स्कूल को अच्छे से नहीं चला सकते या स्कूल के कल्चर को आप अच्छे से नहीं आगे बढ़ा सकते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। इंगेजमेंट बहुत बढ़िया तरीका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान बढ़िया तरीका है। रोट लर्निंग बढ़िया तरीका नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी अच्छा तरीका है। रटना सिखाना किसी भी चीज को पढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम एंड ई लर्निंग, ये बिल्कुल हो सकता है, कक्षा और ई लर्निंग का संयोजन। क्लासरूम लर्निंग कक्षा शिक्षण, ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन शिक्षण, डिस्टेंस लर्निंग दूरस्थ शिक्षण। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में ही हमें थोड़ा सा मिश्रण दिख रहा है। इसमें क्लासरूम और जो ई लर्निंग है इन दोनों को मिला दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल आर कंसिडर्ड एज एक्टिव स्किल, निम्नलिखित में से कौन से भाषा कौशल के सक्रिय कौशल माने जाते हैं? तो जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं तो ये हमारे सक्रिय कौशल माने जाते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोलना और सुनना। ठीक है, रीडिंग यहाँ पर आपका नॉन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लिसनिंग नॉन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लिसनिंग नॉन एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, द मेंटल मेथड ऑफ टीचिंग जनरली इंक्लूड्स, शिक्षण की मानसिक विधि में आमतौर पर शामिल है। क्या शामिल होगा? टेक्स्ट बुक शामिल होंगी, रोट लर्निंग शामिल होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पारंपरिक दृष्टिकोण शामिल होगा, या फिर इंडक्टिव रीजनिंग शामिल यानी आगनात्मक तर्क शामिल होगा। देखिए मेंटल मेथड जो रहेगी टीचिंग की, जिसमें आपके मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, उसके अंदर हम इंडक्टिव रीजनिंग को शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, आगनात्मक तर्क। आगनात्मक तर्क में ही बच्चा विभिन्न प्रकार के लॉजिक्स लगाता है अपने आंसर्स तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द साइलेंट वे टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेथड, साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? फंक्शनल मेथड में,
इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, स्ट्रक्चर्ड मेथड में या फिर डायरेक्ट मेथड में। साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड एक भाषा शिक्षण की विधि है। इस विधि में बच्चे को डायरेक्ट उसी शिक्षा का, उसी भाषा का वातावरण प्रदान कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। साइलेंट वे टेक्निक का प्रयोग डायरेक्ट मेथड में किया जाएगा और डायरेक्ट विधि को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें उसी भाषा से संबंधित प्राकृतिक वातावरण बच्चों के सामने रख दिया जाता है। 53 है, HTML इज द लिंक क्रिएटेड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग। HTML निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया लिंक है? तो HTML वेब पेजेस के द्वारा बनाया गया लिंक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग वोवेल्स कैन बी बेस्ट टॉट थ्रू। स्वरों के उपयोग के सिद्धांत को सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, किस प्रकार से? स्ट्रक्चरल अप्रोच में, ग्रामर ट्रांसलेशन में, इंडक्टिव डिडक्टिव में या फिर कम्युनिकेशन अप्रोच में। तो जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स का प्रयोग सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच में, आगमनात्मक निम्नात्मक दृष्टिकोण। देखिए, इंडक्टिव डिडक्टिव में रूल्स भी बताए जाते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाया जाता है। तो इसी में ही हम प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग वोवेल्स यानी कि स्वरों के उपयोग के सिद्धांत को इसी मेथड के द्वारा समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन अप्रोच भाषा शिक्षण की अच्छी विधि है, लेकिन किसी चीज के उपयोग का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स के बारे में कम्युनिकेशन अप्रोच में बात नहीं की जाती। कम्युनिकेशन अप्रोच में आप सुनकर सीख जाते हो, एक ही तरह के नियम आप बार बार सुनते हो तो वही आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो राइट आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच बेस्ट वे रहेगा वोवेल से सिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन डज द समेटिव असेसमेंट टेक प्लेस। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? आफ्टर लर्निंग, इन बिटवीन लर्निंग, हाफ बिफोर एंड हाफ हील्ड आफ्टर लर्निंग या बिफोर टीचिंग। जो समेटिव असेसमेंट है जिससे हम योगात्मक आकलन करते हैं, हमारे सत्र के अंत में जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसके अंदर क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड फाइनल एग्जामिनेशन जो आते हैं, उन्हें हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो आफ्टर लर्निंग होते हैं ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। निम्नांकित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता? रिलेशनशिप विथ पेयर्स, साथियों के साथ संबंध, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वायत्ता वर्सेस शर्म, फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध या पर्सनालिटी यानी सामने वाले का व्यक्तित्व। देखो, साथियों के साथ संबंध तो भाषा विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा, पारिवारिक संबंध भी करता है और खुद की पर्सनालिटी भी करती है, लेकिन ऑटोनॉमी वर्सेस सेम ये भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वायत्ता बनाम शर्म, इसमें तो व्यक्ति जब कुछ, छोटे बच्चे जब कुछ नया काम कर रहे होते हैं और उनको उस काम के लिए बार बार टोका जाता है तो उनके अंदर एक शर्म बैठ जाती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भाषा के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड। भाषा सीखने की संरचनात्मक विधि में निम्नलिखित शामिल नहीं है। क्या चीज शामिल नहीं है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ईडियम्स या फिर कम्युनिकेशन मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा सीखने की जो स्ट्रक्चरल मेथड है उसमें कम्युनिकेशन मेथड शामिल नहीं है। इसमें बच्चे को भाषा के स्ट्रक्चर से अवगत कराया जाता है कि भाषा में व्याकरण के क्या नियम हैं, सेंटेंस किस हिसाब से फॉर्म होते हैं। तो इसमें मुहावरे सिखाए जाते हैं, श्रव्य भाषिक विधि भी सिखाई जाती है कि किसका किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको कैसे आपको समझना है, और व्याकरण अनुवाद तो होता ही होता है। कम्युनिकेशन के लिए नाम मात्र की ही जगह होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कम्युनिकेशन इसमें नहीं रहता। 58 है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इंक्लूड्स। कक्षा शिक्षा में आईसीटी की अनुप्रयोग में शामिल है। क्या आपका आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल रहेगा? फ्लैश कार्ड ऑन चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड तो आपके आईसीटी के पार्ट्स नहीं है। नोट्स मेकिंग भी आईसीटी का भाग नहीं है। टेक्स्ट बुक भी आईसीटी का भाग नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके आईसीटी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का उपयोग नहीं है? रोट लर्निंग, एजुकेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आर्ट, रटना सीखना, शिक्षा, प्रशासन, कला। देखिए आईसीटी या हो या कुछ भी चीज हो, रटना कभी भी किसी का भाग नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाज गिवन बाय, भाषा अधिग्रहण उपकरण किसके द्वारा दिया गया, जिससे एलएडी भी बोला जाता है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर भी दी और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इसके बारे में भी बात करी। किसने बोला? नोम चॉम्स्की ने बोला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज इन स्कूल। स्कूलों में कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पीछे मुख्य विचार क्या है? बेटर इवेल्युएशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, टू इंक्रीज द फी है, या कॉग्निटिव एनहेंसमेंट है। बेहतर मूल्यांकन, समग्र विकास, फीस बढ़ाना, या फिर संज्ञानात्मक वृद्धि। इसका मेन उद्देश्य होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्किल एंड वोकेशनल जो कोर्सेज चल रहे होते हैं, कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इनके पीछे विचार होता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार से विकास हो सके। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज्ड इन टीचिंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ। शिक्षण में प्रयुक्त अवलोकन विधि निम्नलिखित का आधार नहीं बनाती। अवलोकन विधि किसका आधार नहीं बनाएगी? अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग। समझ, अनुप्रयोग, आलोचनात्मक सोच या सीखना। जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है और हम उससे कुछ सीख भी रहे होते हैं। एप्लीकेशन इसका भाग नहीं रहेगा। एप्लीकेशन आपकी प्रोजेक्ट मेथड का भाग रहता है, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उसका आपका भाग रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का भाग रहता है। तो इन तीन जगह एप्लीकेशन चलता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में एप्लीकेशन काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनईपी 2020। निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी 2020 से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट। ये आपकी एनईपी 2020 से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम प्रपोज्ड बाय एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का व्यावहारिक उद्देश्य नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है हमें कि हमें नोट वाला ऑप्शन चूज करना है। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, यह तो इसका उद्देश्य रहेगा। अवेयरनेस अबाउट सोशल फैक्ट्स, ये भी उद्देश्य रहेगा। स्किल अमंग लर्नर्स, ये भी उद्देश्य रहेगा। रोट मेमोराइजेशन, रटना, ये कभी भी किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं रहता, किसी का भाग नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द चाइल्ड। बाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के आत्मनियमन में मदद करता है? बच्चे खुद को रेगुलेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? बच्चे प्राइवेट स्पीच के थ्रू खुद को रेगुलेट करते हैं। बच्चों की खुद की भाषा होती है। जब वे कोई काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान खुद से ही कुछ चीज बोल रहे होते हैं, तो वे अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, जिसे बाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। द न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग वोकेशनल एंड स्किल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम से संबंधित नई नीति कहाँ शुरू की गई या कब शुरू की गई? तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसी के अंदर व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रमों की बात की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन प्राइमरी क्लासेस करिकुलम शुड बी मोर ऑफ। प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम अधिक होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट सोशल स्किल इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका स्कूलों में सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने का नहीं है? सोशल एक्सक्लूजन, यही तरीका नहीं होगा, क्योंकि हम किसी का बहिष्कार तो नहीं करेंगे। प्ले परफॉर्मेंस इन स्कूल, स्कूल में खेल प्रदर्शन, ये तो सही है। कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षण, ये भी ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी, ये भी ठीक है।
फर्स्ट का काम नहीं करेंगे, हम किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्कोप ऑफ आर्ट एजुकेशन फोकसेस ऑन, कला शिक्षा का दायरा इस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, समग्र विकास पर, अफेक्टिव डोमेन पर, भावात्मक प्रभुत्व पर, कॉग्निशन स्टिमुलेशन पर, यानी अनुभूति या इसे हम कहते हैं संज्ञान उत्तेजना पर, या मोर एस्थेटिकल अधिक सौंदर्य बोध पर। कला शिक्षा किस पर फोकस करती है? आर्ट एजुकेशन फोकस करती है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, समग्र विकास पर। मैंने आपसे एक चीज बार बार कही है कि वर्क एजुकेशन वाली जो क्या बोलते हैं यूनिट है एनआईयूएस में, वर्क एजुकेशन वाली यूनिट को एक बार आप पढ़ लो, उसको आप एक बार पढ़ लोगे तो वर्क एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। उसी के अंदर आपका आर्ट एजुकेशन भी आता है, फिजिकल एजुकेशन भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे कहने पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इफ यू वांट टू टीच पार्ट्स ऑफ प्लांट इन क्लासरूम, विच टेक्निक्स यू शुड फॉलो। यदि आप कक्षा में पौधों के भागों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सी तकनीक अपनाना चाहिए? देखिए, कक्षा में पौधों को भागों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि हम एक प्लांट को कक्षा में लेकर जाएं, एक लाइव प्लांट को क्लास में लेकर जाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। बेस्ट वे टू टीच एडिशंस टू स्टूडेंट इज, छात्रों को जोड़ना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा? टेक्स्ट बुक मेथड, एक्टिविटी मेथड, रोट लर्निंग या ट्रेडिशनल मेथड। देखिए, पारंपरिक विधि टॉक वाली हो जाती है, रटना तो कहीं आएगा ही नहीं, पाठ्य पुस्तक से सीखता तो स्कूल क्यों आता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, एक्टिविटी मेथड। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द मोस्ट टू टीच एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में सबसे अधिक मदद करता है? तो पर्यावरण पढ़ाने में सबसे अधिक मदद जो करता है वो हमारी कम्युनिटी करती है, हमारा समुदाय करता है। समुदाय के माध्यम से बच्चा सबसे ज्यादा सीख रहा होता है। अगला क्वेश्चन है 73। हाउ टू टीच फ्रैक्शन टू प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट्स। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को भिन्न कैसे सिखाएं? पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसेस, विभिन्न स्थानों की चित्र प्रस्तुति से, चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक मेथड का प्रयोग भी नहीं करेंगे, रोट लर्निंग का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो हम पिक्चर प्रेजेंटेशन का ही प्रयोग करेंगे, विभिन्न स्थानों की चित्र की प्रस्तुति बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे उससे फ्रैक्शन सीख जाएंगे। जैसे कि बच्चों के सामने हम एक सर्कल रख सकते हैं, इससे बच्चे फ्रैक्शन सीख जाते हैं। इसकी जगह बच्चों के सामने हम पिज्जा रख सकते, मतलब पिज्जा का फोटो रख सकते हैं, रोटी रख सकते हैं, केक रख सकते हैं, हम कोई भी स्क्वायर शेप की चीज रख सकते हैं, तो इससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। 74 अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट वे टू एंगेज लर्नर इन एनवायरमेंटल स्टडीज। बच्चों एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तरीका पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? यहाँ पर नहीं वर्ड लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म में तो बहुत बढ़िया तरीका है। टेक्निकल जॉर्गन्स अच्छा तरीका नहीं है। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग बड़े बड़े जो महारथी लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, वो प्रयोग करते हैं। थीमेटिक अप्रोच का हम प्रयोग करेंगे, विषयगत दृष्टिकोण का। लर्नर सेंटर एक्टिविटी का प्रयोग भी करेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्निकल वर्जन्स जो है हम इनका जॉर्गन्स जो है इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फोकस ऑफ आर्ट इन द सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कला का मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है? रोट लर्निंग ही किसी भी चीज का केंद्र में नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि डीएसएसबी में जितने डीओ में की वैकेंसी में गए होंगे वो इसी शिफ्ट से गए होंगे, क्योंकि सबसे इजी पेपर मुझे लग रहा है इस शिफ्ट का। इसमें लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आए। ऐसे क्वेश्चन डीएसएसबी के पेपर में मैंने देखे ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? कम्युनिटी एजेंट होता है, पीयर्स एजेंट होते हैं, आप खुद एजेंट नहीं होते, फैमिली भी एजेंट होती है।
खुद सामाजिकरण का एजेंट नहीं है आपका तो सामाजिकरण हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस फोकस ऑन स्किल प्रोग्राम। सीबीएसई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा कौशल कार्यक्रम पर केंद्रित है। कौन सी कक्षा कौशल कार्यक्रम पर केंद्रित है? स्किल प्रोग्राम पर। स्किल प्रोग्राम के लिए बात करिए कक्षा 6 से 12। 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स स्किल बेस्ड कोर्स प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हाउ टू टीच सोलर सिस्टम टू ग्रेड 3rd स्टूडेंट। कक्षा 3 के छात्रों को सौर मंडल कैसे पढ़ाया जाए? डिस्कशन मेथड के द्वारा, चर्चा विधि से, टॉक एंड टॉक मेथड, टॉक और बातचीत विधि से, इंटरव्यू मेथड यानी कि आपकी जो साक्षात्कार विधि है, एक मिनट, साक्षात्कार विधि से, या थीमेटिक अप्रोच यानी विषयगत दृष्टिकोण से। तो छोटे बच्चों को सौर मंडल पढ़ाएंगे हम थीमेटिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन सबसे ठीक लग रहा है। इंटरव्यू मेथड कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, चौक टॉक तो यूज़ करेंगे ही नहीं हम। डिस्कशन मेथड ठीक है, लेकिन 3rd क्लास के बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चों के बीच में आप डिस्कशन मेथड कहाँ से लाओगे? 3rd क्लास के बच्चों को पता ही नहीं है सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम के नाम पे वे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी 3 चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पर हम थीमेटिक अप्रोच का प्रयोग करेंगे। थीमेटिक अप्रोच में होता क्या है? थीमेटिक लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग वेयर द चिल्ड्रन वर्क विद इन अ स्पेसिफिक थीम, टॉपिक, टाइटल each term, but integrate a range of subjects together so that they can link their learning across the subjects and build a greater depth of the understanding. थीमेटिक में क्या होता है? बच्चे एक विशिष्ट विषय पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर काम करते करते वे अन्य सब्जेक्ट्स को भी यानी अन्य चीज़ों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। यह है बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इज नॉट द बेस्ट वे टू टीच इन्वायरमेंट स्टडीज एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा नहीं है? विच इज नोट लिखा हुआ है, कौन सा तरीका अच्छा तरीका नहीं है पर्यावरण पढ़ाने का? टॉक एंड टॉक मेथड ही अच्छा तरीका नहीं है, ये बहुत ही बेकार तरीका है। बाकी कोलेबरेटिव अप्रोच बहुत बढ़िया है, कोऑपरेटिव भी बढ़िया है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अप्रोच भी बढ़िया है। ऑप्शन नंबर ए ही फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है द प्लानिंग ऑफ सोशल साइंस करिकुलम एट हायर लेवल मस्ट बी। उच्च स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना किस प्रकार होनी चाहिए? जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, नौकरी उन्मुख व्यावसायिक कार्यक्रम बिल्कुल हो सकता है। भाई ऐसी चीज़ तो पकड़ो, आप ऐसी चीज़ तो पढ़ाओ जिससे व्यक्ति भविष्य में कुछ कर सके खुद की जीविका के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच का तो प्रयोग करना नहीं, रोट लर्निंग का नहीं करना, मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं पढ़ाना है कभी भी, या करिकुलम को नहीं बनाना। तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है विच इज द बेस्ट टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी इन स्कूल। स्कूल में शारीरिक गतिविधि के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आफ्टर क्लास आवर्स, बिफोर क्लास आवर्स, असेंबली टाइम, या इन बिटवीन पीरियड स्लॉट्स। तो पीरियड स्लॉट्स जो होते हैं, 2 पीरियड के बाद करा दो, 3 के बाद करा दो, 4 के बाद करा दो, यानी बीच में एक गेम का पीरियड लगा दो, तो वह सबसे सही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है इन केस अ स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल व्हाट शुड अ टीचर डू। यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, डिलीट द डिफिकल्ट चैप्टर्स फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए कठिन अध्याय हटा दें, ये काम तो हम नहीं करेंगे, अध्याय क्यों हटाएंगे। नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड, बच्चों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, ये काम भी नहीं करना। गिव लेस होमवर्क टू द होल क्लास, पूरी क्लास को ही कम होमवर्क देना, ये काम भी नहीं करेंगे। हम उस बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि आखिर कारण क्या है इसका होमवर्क नहीं करने का या अच्छे से परफॉर्म नहीं करने का। इसी प्रकार के क्वेश्चन केवीएस में बहुत आए थे। केवीएस 2023 के जो पेपर हुआ था उसमें काउंसलिंग से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल इलनेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन द नर्चर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ अ चाइल्ड एक्सेप्ट। बच्चे की नकारात्मक आत्म अवधारणा को पोषित करने के लिए निम्नलिखित तो सभी कार्य किए जा सकते हैं, सिवाय किसके अलावा सारे कार्य किए जा सकते हैं? फर्स्ट है सेट रीजनेबल रूल्स एंड इन्फोर्स देम विथ लविंग काइंडनेस।
उचित नियम निर्धारित करें और उन्हें प्रेम पूर्वक दयालुता के साथ लागू करें। ये तो अच्छा है। प्रोवाइड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, सफलता के अवसर प्रदान करें, ये भी ठीक है। सो चिल्ड्रन दैट यू हैव फेथ इन देयर गुडनेस एंड इन देयर एबिलिटीज, बच्चों को दिखाएं कि आप उनकी अच्छाएं और उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं या आपको भरोसा है, ये भी बहुत बढ़िया है। टेल देम दैट दे आर लेजी और नोटी, उनसे कहो कि आप लेजी हो, ये काम तो हम नहीं करेंगे भाई। इससे तो उनकी जो सेल्फ अवधारणा है यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो डी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाउ कैन बी टीच सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में सेक्स एजुकेशन को किस प्रकार सिखाओगे या यौन शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स ओनली, सिर्फ टेक्स्ट बुक से तो नहीं दे सकते। टेक्स्ट बुक से देते होते तो हमको कंप्लीट एजुकेशन मिल रही होती, अपन को मिली ही नहीं क्योंकि कभी बात ही नहीं करी इस टॉपिक पर, तो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया गया हमें स्कूल में। टीचिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन द सेम सेशन, ये ठीक है। एक ही सत्र में लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना। टीचिंग बॉयज एंड गर्ल्स इन सेपरेट सेशन, सेपरेट सेशन तो ठीक बात नहीं है। नॉट रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स, ये तो गलत है, प्रासंगिक ही नहीं है। प्रासंगिक है भाई, इसकी बात करना चाहिए विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट इन सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ टीचर डज नॉट इंक्लूड, शिक्षक की सेवाकालीन शिक्षा या प्रशिक्षण की अवधारणा में निम्नलिखित शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होगा। वर्कशॉप, कार्यशालाएं शामिल होती हैं। यूजिंग स्टेगनेंट टीचिंग एड्स, स्टेगनेंट टीचिंग एड्स मतलब स्थिर सहायक सामग्री जो चली आ रही है या जो वहां पर उपलब्ध उन्हीं का प्रयोग करे, वो टीचर खुद बना ही नहीं रहा है, यह तो गलत है। स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम, कौशल उन्नयन कार्यक्रम, बिल्कुल ये इंक्लूड करेंगे। इंसेंटिव्स फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अधिक प्रयासों के लिए प्रोत्साहन, इसका भी हम प्रयोग करेंगे, पर हम स्थिर शिक्षण सामग्री का प्रयोग को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ टीचर इन स्कूल कल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल संस्कृति में शिक्षक का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ये तो महत्वपूर्ण पहलू रहा ही है प्रारंभ से ही। कम्युनिटी डेवलपमेंट ये भी रहा है। फाइनेंस पॉलिसी ये इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। स्कूल एक्सीलेंस ये भी रहेगा, स्कूल की उत्कृष्टता भी रहेगा। तो स्कूल की संस्कृति में शिक्षक का मुख्य पहलू क्या नहीं रहेगा, वित्त नीति। फाइनेंस का काम है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट करेगा भाई जो भी करना है। शिक्षा का काम रहेगा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, स्कूल एक्सीलेंस हो। 86, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज फॉर पॉवर्टी अमंग स्टूडेंट, यौवन की अनुमानित आयु क्या है। अप्रोक्सीमेट एज है यौवन की 12 से 19। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद बच्चा एडल्ट हो जाता है। वर्क एजुकेशन इन करिकुलम लीड्स टू, पाठ्यक्रम में कार्य शिक्षा निम्नलिखित की ओर ले जाती है। वर्क एजुकेशन ले जाती है किसकी ओर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अफेक्टिव डोमेन भी होता है, साइकोमेटा डोमेन भी होता है, तीनों ही डोमेन होते हैं, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, बोथ मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये तो होगा ही होगा। लीजिए टाइम, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि आपका मानसिक विकास हो, साथ के साथ शारीरिक विकास भी हो। which criteria should not be adopted for selection of activities under work education, कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों के चयन के लिए कौन से मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। एज अप्रोप्रिएट, एज अप्रोप्रिएट तो भाई देखना चाहिए। परफॉर्मेंस इन क्लास को छोड़ना पड़ेगा कि जो अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है क्लास में उसी को आप वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज में शामिल करोगे। मैनुअल वर्क, बिल्कुल शारीरिक श्रम को आप रखोगे। मेंटल एबिलिटी, मानसिक दक्षता को भी रखोगे। कक्षा में प्रदर्शन को हम छोड़ेंगे। क्लास में परफॉर्मेंस कैसा ही हो, वर्क एजुकेशन में सबको शामिल करना ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनेबल द चिल्ड्रन टू
to discover their real interest and aptitude with which would be helpful in to them in selecting suitable course to study and occupations later on। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को उनकी वास्तविक रुचियों और योग्यताओं को खोजने में सक्षम बना सकता है, जो बाद में अध्ययन और व्यवसायों के उपयुक्त पाठ्यक्रमों का चयन करने में उनके लिए सहायक होगा। तो क्या बताएगा यहाँ पर? मोरल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वर्क एजुकेशन या एनवायरमेंटल एजुकेशन? ये बताएगा वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से बच्चे को पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, कौन सी चीज मुझको सूट करती है, मुझे आगे किस कोर्स में जाना चाहिए या किस व्यवसाय में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एजुकेशन इन स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में कार्य शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानदंड नहीं है? स्कीम ऑफ द ईयर, वर्ष की योजना, टीचर ओरिएंटेशन, शिक्षक अभिविन्यास, अवेलेबल फंड्स, उपलब्ध धन या सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी एट इंस्टेंट, तत्काल गतिविधि का चयन। तत्काल गतिविधि का चयन नहीं करते वर्क एजुकेशन में। वर्क एजुकेशन में ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, इसमें प्रॉपर डिजाइन किए हुए वर्क होते हैं। ठीक है, उपलब्ध धन इसमें आएगा, भाई धन तो चाहिए ही। शिक्षकों का ओरिएंटेशन क्या है इसके लिए, और आपके साल भर की योजना क्या है, वो ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन इंस्टेंट एक्टिविटी इसके अंदर नहीं आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू इन्वॉल्व कम्युनिटी इन स्कूल मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा साधन स्कूल प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने का नहीं है? हम समुदाय को शामिल क्यों करते हैं या किस प्रकार से करते हैं? गिव देम पार्टिसिपेशन, हम सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम चलाते हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं कम्युनिटी के लिए, ताकि कम्युनिटी हमारे स्कूल के साथ जुड़ सके। मार्जिनलाइजेशन नहीं होता, उनकी उपेक्षा नहीं की जाती, उनका बहिष्कार नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। हमसे नोट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ कैन वी डेवलप सोशलाइजिंग अमंग स्टूडेंट इन सर्कमस्टेंसेस लाइक कोविड-19? कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में हम छात्रों के बीच सामाजिकरण कैसे विकसित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीकली क्लासेस फॉर स्टूडेंट इन स्कूल कैंपस, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए साप्ताहिक कक्षाएं बिल्कुल कर सकते। नहीं, स्कूल में नहीं करेंगे। देखो कोविड-19 की समस्या चल रही है, ठीक है, तो स्कूल में तो आप बुलाओगे नहीं। वीकली पीटीए मीटिंग इन स्कूल कैंपस, फिर आपने स्कूल कैंपस में बुला लिया। स्टडी ग्रुप्स ऑफ स्कूल कैन मीट आफ्टर स्कूल आवर्स एट वंस ऑफ द स्टूडेंट्स रेसिडेंस, फिर आप पूरे बच्चों को इकट्ठा करके एक बच्चे के घर भेज रहे हो, ये भी नहीं करोगे। वर्चुअल वीकली मीटिंग विद स्टूडेंट्स, हाँ वर्चुअल मीटिंग करेंगे हम, ठीक है। छात्रों के बीच सामाजिकरण कैसे बनाएंगे? वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिससे सभी लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे के भाव समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड नॉट बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग कम्युनिटी फॉर्मेशन इन स्कूल हेल्थ सिस्टम? स्कूल स्वास्थ्य प्रणाली में समिति के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए? मेडिकल स्टाफ, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर। छात्रों के जेंडर के आधार पर समिति का गठन नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ वर्क एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा का परिणाम नहीं है? एनहेंस परफॉर्मेंस इन क्लास वर्क, कक्षा में बेहतर प्रदर्शन, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, डेडिकेशन टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति समर्पण, रिस्पेक्ट टू मैनुअल वर्क, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान। देखिए कार्य शिक्षा से बच्चे का कक्षा में प्रदर्शन नहीं सुधरता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसका कक्षा में प्रदर्शन पढ़ाई से सुधरेगा, रटने से सुधरेगा, नोट्स कंप्लीट करने से, अपनी जो भी कोर्स की किताबें उनको जल्दी पढ़ने से सुधरेगा, ठीक है। तो वर्क एजुकेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वर्क एजुकेशन से आत्मनिर्भरता आ जाएगी बच्चे के अंदर, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण आ जाएगा, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा पहचान का अर्थ नहीं है? सेंस ऑफ हु वी आर, हम कौन है इसका बोध, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति, अवर थॉट प्रोसेस, हमारी विचार प्रक्रियाएं,
बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की मान्यताएं। किसी व्यक्ति की मान्यताएं पहचान का अंदर आती हैं, हमारी विचार प्रक्रिया पहचान के अंदर आती है, हम कौन है इसका बोध भी पहचान के अंतर्गत आता है। हमारी इकोनॉमिक स्टेटस हमारी पहचान के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अकॉर्डिंग टू यू फॉर चाइल्ड हेल्थ इन स्कूल विच मोड ऑफ प्ले यू अडॉप्ट। आपके अनुसार स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप किस खेल पद्धति को अपनाते हैं? आउटडोर एक्टिविटीज, ऑनलाइन गेम, मिक्स ऑफ इंडोर एज वेल एज आउटडोर या इंडोर गेम्स। देखिए ऑनलाइन गेम को छोड़कर सारे ही ठीक है, सारे ही ठीक है तो सी सबसे ज्यादा ठीक है। इंडोर और आउटडोर गेम्स का हम मिश्रण करेंगे ताकि बच्चे का मानसिक शारीरिक हर प्रकार का विकास हो और हर प्रकार का बच्चा इसमें भाग भी ले सके। भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाकर नहीं खेल सकते, उनको भागीदारी बनाने के लिए आपको इंडोर गेम्स भी रखना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, What is the least effective way here to get the maximum participation of students in school health program? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है। फन लर्निंग एक्टिविटीज, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीका हो गया। वॉलेंटियरिंग प्रोग्राम, स्वयंसेवी कार्यक्रम, ये भी बहुत प्रभावी तरीका हो गया। टेक्स्ट बुक रीडिंग, ये कम प्रभावी है। ओरिएंटेशन, ये भी बहुत प्रभावी तरीका है। तो राइट आंसर हमारा फिर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाता है, उसको ज्वाइन कर लेना और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे प्रीवियस ईयर की, तो उसे कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम डज नॉट प्रमोट। स्कूल शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देता। किस चीज को बढ़ावा नहीं देगा? फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देता है, सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा नहीं देता, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देता है। तो लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा हमारा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं देगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये काम भी नहीं करना तो हेलो हाय बोलने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।